मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है और थोड़ी ही देर में लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में बिल पेश करने वाले हैं। इस बिल में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में भारी कटौती का प्रस्ताव है। अभी तक वक्फ बोर्ड को किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करने के असीमित अधिकार हैं, लेकिन नए बिल के मुताबिक वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो सरकारी अधिकारी उसकी जांच करेंगे, उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी। लेकिन बिल को पेश करने से पहले ही इस पर भारी सियासत हो रही है। मुस्लिम संगठन और ओवैसी की पार्टी पहले से ही इस बिल का विरोध कर रहे थे। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी खुलकर इस बिल के विरोध में आ गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वक्फ बोर्ड बिल के बारे में क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि नए बिल में क्या है। जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को मिले हुए थे उनमें कैसे सरकार कटौती करने जा रही है, ये आपके सामने रखती हूं। वक्फ एक्ट संशोधन बिल के जरिए सरकार वक्फ एक्ट 1995 और 2013 में बदलाव करने जा रही है। सरकार पुराने एक्ट के 44 सेक्शंस में संशोधन करने जा रही है, साथ ही सेक्शन 40 को खत्म करने जा रही है, जिससे वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का अधिकार मिलता है। यानी सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम कसने जा रही है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी हिस्सेदारी देने जा रही है। इसके साथ ही बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी कानून लाया जा रहा है। मौजूदा वक्फ बोर्ड बिल और नए बिल में क्या फर्क है, आइए ये भी आपको समझा देती हूँ। 1995 के वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर अपना दावा करता है उसे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 85 में उसे असीमित अधिकार मिले हैं। जिस पार्टी से जमीन ली गई है उसे ही सबूत दिखाने होते हैं। उसे साबित करना होता है कि जमीन वक्फ की नहीं है, उसकी है। वक्फ बोर्ड के फैसले को अभी तक किसी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पीड़ित पक्ष अधिक से अधिक वक्फ के ट्राइब्यूनल में चुनौती दे सकता है, लेकिन अगर मोदी सरकार का बिल पास हो गया तो ये सब कुछ बदलने वाला है। जो असीमित शक्तियां मिली हुई थी वो असीमित शक्तियां अब कटने वाली हैं अगर ये बिल पास हो जाता है तो। अब वक्फ बोर्ड का ये पूरा मामला है। वक्फ बोर्ड के तौर तरीकों पर मुस्लिम समाज के अंदर से ही आवाज उठती रही है। इसकी वजह है वक्फ बोर्ड की मनमानी और उससे मिले अधिकार। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगता है कि वो पहले कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी करता है, फिर उसके आसपास की जमीन को अपनी करार देता है, अवैध मज़ारों, नई नई मस्जिदों को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है, फिर वक्फ बोर्ड इसके आसपास की जमीन पर अपनी नजरें टिका देता है। यानी कि आरोप है कि वक्फ बोर्ड एक संस्था की तरह, लैंड माफिया की तरह काम कर रहा है और मुस्लिम समाज की तरफ से ही विरोध वक्फ बोर्ड को लेकर कई बार जताया गया है, आवाजें उठाई गई हैं। अब नया कानून अगर पास हो जाता है, ये संशोधन अगर पास हो जाता है तो कई बदलाव हैं जो इसमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी और सियासत का चेहरा देखने को भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? मोदी सरकार अगर संशोधन कर रही है तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए प्राची, संशोधन तो पहली बार नहीं है, संशोधन पहले भी होता आया है। 1995 में हुआ, 2013 में जब यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त के रहमान खान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे, तो तब भी संशोधन हुआ था। और उस वक्त ये कहा गया था यूपीए सरकार की तरफ से, के रहमान खान अब तक भी कहते हैं कि बहुत मजबूत जो एक्ट है वो हमने बनाया है, संशोधन जो किया है, और बहुत ज़्यादा जो ताकत है हमने वक्फ बोर्ड को दी है। अब ज़मीनों पर कब्जे नहीं होंगे, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। हालांकि ये शिकायतें कम नहीं हुई। अगर आप अभी भी देखें तो एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा जो अधिकार है वो मिले हुए हैं ज़मीनों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से या वक्फ बोर्ड के हालात को जब हम देखते हैं असल में धरातल पर, तो नज़र ये आता है कि खुद वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी जो लोग हैं वो रोते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हमारी ज़मीनों को कब्जा लिया गया है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड हो या फिर साउथ के राज्य हो या दूसरे महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर आपको इस तरह की हज़ारों शिकायतें मिलेगी जब वक्फ बोर्ड के लोग ये कहते नजर आएंगे कि हमारी ज़मीनों को ही कब्जा कर लिया गया है। अब ये जो संशोधन आ रहा है इसमें जो मेरी बातचीत हुई, हालांकि अब टेबल होगा तो सही तरीके से पता चल पाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स है, लेकिन ये भी खबरें आई कि कुछ जो एमपीज है उनको कुछ जो कॉपीज है वो मिली है। तो हमारी जो बातचीत हुई तो उस पर मुस्लिम संगठन या जो एतराज़ जता रहे हैं सांसद भी, वो कुछ बिंदु कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहले तो यह एतराज़ जताया जा रहा है कि इस बिल को लाने से पहले किसी भी
जो स्टेक होल्डर है, यानी कि जो मुस्लिम चाहे वो संगठन हो, मुस्लिम एमपीज हो, किसी से भी बात नहीं की गई कि दरअसल कोई राय मशवरा नहीं किया गया कि बिल लाया जा रहा, या संशोधन लाया जा रहा है तो इस तरह का है, क्या होना चाहिए। ये सबसे पहला जो ऐतराज है या विरोध है वो जताया जा रहा है। दूसरा जो ऐतराज है वो इस बात को लेकर है कि अब तक वक्फ बोर्ड में क्योंकि वक्फ का मतलब दान करना होता है, यानी कि मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए किसी प्रॉपर्टी को किसी चीज़ के लिए, मस्जिद के लिए हो, कब्रिस्तान के लिए हो, या फिर किसी स्कूल कॉलेज या किसी चीज़ के भी लिए दान करने को कहते हैं वक्फ करना। तो इससे पहले होता था कि जो वक्फ बोर्ड होते हैं, चाहे केंद्रीय वक्फ काउंसिल हो या हर राज्य का स्टेट वक्फ बोर्ड अलग होता है, उसमें सिर्फ मुस्लिम सदस्य हो सकते थे, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो कोटे से, या फिर एक देखिए संशोधन सरकार करने वाली है, संशोधन के लिए बाकायदा बिल लाया जा रहा है। ये जब बिल टेबल होगा तो विस्तार से पूरे देश के सामने आएगा कि वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव सरकार करने जा रही है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि कोई पहली बार नहीं है जब संशोधन वक्फ बोर्ड में हुए हों, इससे पहले भी हुए हैं, तब इस तरीके का विरोध नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी जा रही थी। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उन्हें सरकार कम कर सकती है, उन पर नकेल कसी जा सकती है। अब आज की तारीख में वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है यह भी जान लीजिए। अगर आज की तारीख की आप बात करेंगे तो वक्फ के पास भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। अभी वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,000 संपत्ति है, जिसमें अचल संपत्ति करीब 8,65,000 के करीब है। तो अचल संपत्ति 8,65,000 के करीब है, चल संपत्ति 16,713 के करीब है। प्रॉपर्टी का जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि 3,29,995 प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी अचल संपत्ति है इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर खेती की जमीन की आप बात करिएगा तो 14,781 जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास है। कब्रिस्तान के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये और भी ज्यादा इसमें इजाफा हो जाता है। मस्जिद की अगर आप बात करेंगे तो मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है वो भी 1,19,200 प्रॉपर्टी है। मदरसों की अगर आप बात करेंगे तो 14,008 प्रॉपर्टी हैं। स्कूल के नाम पर आप वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर देखेंगे तो 2,093 प्रॉपर्टी हैं। दुकान के नाम पर अगर आप देखिएगा तो 1,13,187 प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। घर, मकान और हवेली के तौर पर जो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है वो 92,505 हैं। खेती की जमीन 1,40,000 के करीब है। कब्रिस्तान की जमीन 15,07,516 के करीब है वक्फ के पास। वक्फ बोर्ड बिल पेश होने से पहले इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी को निशाने पर लिया। अखिलेश ने पोस्ट करके बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा कि वक्फ संशोधन बिल बस एक बहाना है। बीजेपी रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना चाहती है। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी लिखकर दे दे कि वक्फ बोर्ड की जमीन बेचेंगे नहीं। बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय जमीन पार्टी रख देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब खुलकर इस संशोधन के विरोध में आ चुके हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी इसका विरोध कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी सीधा कहते हैं कि हिंदुत्व को लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड के अंदर भी, इसीलिए बदलाव किए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ये बिल बिना किसी वार्ता के ला रही है, यानी बिना किसी बातचीत के लेकर आ रही है। स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की गई, विपक्ष से बातचीत नहीं की गई, सरकार मनमानी कर रही है। वक्फ बोर्ड एक्ट में मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो देश हित में नहीं होगा हम सदन में उसका विरोध करेंगे। सर, सरकार बिल लाने जा रही है, कई पार्टियां विरोध कर रही है, मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ये मुसलमानों के हित के लिए ला रहे हैं, ऐसा ये दावा करते हैं, तो फिर मुस्लिम संगठनों से बात कर लेनी चाहिए कि इसके जो भी गुण दोष हो उस पर वार्ता होनी चाहिए। इसके अलावा जो उनके सहयोगी दल है उनसे तो बात कर लें, नीतीश बाबू से बात कर लें, वो नायडू साहब से आंध्रा में, और फिर सर्व दलीय विपक्ष से वार्ता करें, हम लोगों से वार्ता करें। एक महत्वपूर्ण संशोधन है, हम इस पर अपनी राय देंगे।
तो इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। तीखा हमला बोला जा रहा है सरकार पर और यह कहा जा रहा है कि सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। अब विपक्ष ने आरोप लगाए तो जवाब बीजेपी की तरफ से आया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। नकवी ने कहा वक्फ के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा था और इसीलिए संशोधन की जरूरत थी। मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं विपक्षी तमाम सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं? देखिए, हित का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हैरेसमेंट का समाधान भी जरूरी है। हित का संरक्षण, समाज के हित के संरक्षण की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो वक्फ का पूरा सिस्टम है उससे अगर जुड़े हुए समाज का हित है उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन वक्फ के नाम पर जो हैरेसमेंट हो रहा था उसका समाधान भी जरूरी है। ये वक्फ के लिए भी बेहतर होगा और वक्त के लिए भी बेहतर है। दिक्कत ये हो गई थी कि ये वक्फ का सिस्टम को कुछ लोगों ने सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना दिया था। एक सुपर संवैधानिक संस्था बन गई थी कि टच मी नॉट, उसे छू नहीं सकता कोई, जो हमने कह दिया वही है, आखिरी मतलब आकाशवाणी हो गई वो। इसलिए जो है वो जो कंफ्यूजन था, कंट्रडिक्शन था, कन्फ्लिक्ट था, उसको करेक्ट करने का एक सही समय है और यही समय है। अन्यथा जो है वो आप जो है वो हमेशा लटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे और हर संवैधानिक सुधार पर, हर समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करते रहेंगे। यानी वक्फ बोर्ड के बहाने अपनी अपनी राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जमकर विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी दलील दे रही है कि मुसलमानों के हित में पेश किया जा रहा है ये संशोधन वाला बिल। दोपहर 1 बजे लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होगा। आपको हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस बीच राज्यसभा में भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। रेसलर विनेश फोगाट के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बवाल इतना बढ़ा कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ नाराज होकर कुर्सी छोड़कर चले गए। धनखड़ ने कहा, मेरा सदन में रोज रोज अपमान हो रहा है, इस हालात में मैं काम नहीं कर सकता। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लांघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। इससे पहले भी कई बार जगदीप धनखड़ की तरफ से विपक्ष के रवैये को लेकर हमेशा डांट भी लगाई गई है, आपत्ति भी जताई गई है। आज मामला ज्यादा बढ़ गया। विनेश फोगाट को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता था और इसी दौरान यह हंगामा हुआ। जगदीप धनखड़ टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के रवैये से बेहद नाराज थे। उन्होंने कहा, डेरेक सीधे चेयर को चैलेंज कर रहे हैं। Mr. Derek O'Brien, you're shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house.
You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scenes. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl.